गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है सितंबर 23, थर्सडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली, फिर थोड़ा सा डिटेलिंग में जाने की कोशिश करेंगे वीडियो के दौरान। पहले जो हमारा न्यूज़ रहेगा वो रहेगा ऑन वर्ल्ड राइनो डे 2500 हॉर्न्स टर्न टू एशेज इन आसाम। भैया कल मतलब 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया था। इस डे के ऊपर कल यानी कि कुछ ऐसा किया गया आसाम में जो पहले कभी नहीं हुआ। ये दुनिया में एक अपनी तरह का यूनिक इवेंट हुआ है। क्या इवेंट हुआ है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। उसके अलावा जो अगली न्यूज रहने वाली है दैट इज अबाउट द 50,000 रुपीज कैश फॉर ईच कोविड डेथ। किसी की आदमी की अगर कोविड से डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली मेंबर को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट अभी किया गया है। इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एक्ट है, उसके बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो उसको हम लोग जीएस पेपर 3 से बेसिकली एक्चुअली कवर करते हैं, 2 से नहीं। जीएस पेपर 3 में जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक आता है ना, यहां से इसको हम लोग ज्यादा कवर करेंगे। जीएस 2 पेपर यहां पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा जुडिशरी और गवर्नेंस से रिलेटेड भी आप इसको मान सकते हो, लेकिन जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, अगला हम लोग करने वाले हैं कोविशील्ड फाइन बढ़ता। आपको पता है कि इंडिया और यूके के बीच में काफी इशू चल रहे थे, उसको लेके हल्की सी न्यूज आपको मैं देने वाला हूं। अगला रहेगा WHO टाइटल्स ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स, जो WHO रिलीज करता है कि ग्लोबल एयर क्वालिटी के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसको अपडेट किया है अभी WHO ने। तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया में एयर क्वालिटी को लेके कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस आर्टिकल। अगला रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट श्री पद्मनाभा। ये जो है एक केरला के अंदर टेंपल है, इसकी ऑडिट की बात चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया इसके खातों को, जो पिछले 25 साल के इसके अकाउंट हैं, उनको ऑडिट करो जल्दी से जल्दी। तो उसको लेकर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आज का एडिटोरियल रहने वाला है अबाउट द सी लेवल राइज इज सर्टेन, मतलब जो हमारे ओशंस हैं देयर लेवल इज गोइंग टू बी मोर इन फ्यूचर एंड वी नीड टू मेक आवर पॉलिसीज सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस कैन बी सेव्ड फ्रॉम दिस क्लाइमेट डिजास्टर। तो इसके बारे में वी आर गोइंग टू डू दिस एडिटोरियल टुडे। और उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आपको बताए हुए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। ऑन वर्ल्ड राइनो डे 2500 हॉर्न्स टर्न टू एशेज इन आसाम। भैया 2500, ये देखिए, ये है हमारा वन ऑन राइनो। इसके यहाँ पे नाक के ऊपर एक सींग टाइप का होता है, हालांकि ये सींग नहीं होता है सच, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ हेयर होता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग इसको सींग मान लेते हैं। वन ऑन राइनो इसको हम लोग बोलते हैं। 2500 वर्ल्ड ये जो हॉर्न्स थे ना, इनको कलेक्ट किया गया था। कब से लेके कब तक? फ्रॉम 1979, 40 साल के लगभग इनके हॉर्न्स इकट्ठे किए गए थे और उनको स्टोर किया हुआ था। अभी फाइनली उनको जला दिया गया है। ठीक है, 79 40 साल से हॉर्न्स को, जो या तो वो मर गए थे या उनकी पोचिंग हो गया था, इलीगली वो पकड़े गए थे, है ना, उनको इकट्ठा किया गया था। अभी पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल पे हॉर्न्स को जलाया गया है, फ्लेम उनको कर दिया गया है, क्योंकि 22 सितंबर यानी कि कल वर्ल्ड ऑन राइनो डे था। इसे वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ने, WWF ने इसको 2010 में डिक्लेयर किया था कि हम लोग वर्ल्ड राइनो डे मनाएंगे। तो 2010 से ये मनाया जाता है हर साल 27 सितंबर को। तो इंडिया वाले आपको पता ही है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में तो हम लोग माहिर हैं, तो हम लोगों ने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 40 साल से इकट्ठा इसलिए किया हुआ था क्योंकि उनको जलाया जा सके, और आज फाइनली हमने उनको जला दिया है। ठीक है, क्यों जलाया है आप सबको पता है, क्योंकि ये पोचिंग इनकी होती है, इलीगल इनको मारा जाता है। कुछ नेचुरल कॉज होते हैं, फ्लडिंग वगैरह होती है, तो उसको इन्होंने अभी थोड़ा अवेयरनेस के पर्पज के लिए भी आप कह सकते हो। तो इन्होंने कहा है कि हॉर्न्स आर नथिंग बट द कॉम्पैक्टेड हेयर, देर इज नो मेडिसिनल वैल्यू इन दिस हॉर्न। लोग हॉर्न्स को इसलिए मारते हैं, हॉर्न्स को इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू है और सुपरस्टिशन भी है। लेकिन हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या फिर हमारा जो मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि हॉर्न्स के अंदर कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती। हॉर्न्स आर नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेटेड हेयर ओनली।
तो कोई खास बात नहीं होती है इसमें, तो प्लीज आप इनको मत मारिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब वर्ल्ड ऑन राइनो के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। और इनको कहां पे किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा वर्ल्ड ऑन राइनो पाए जाते हैं। एक्चुअली दिस इज द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड वन ऑन राइनो इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो वर्ल्ड ऑन राइनो है इसका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू अफ्रीकन वर्ल्ड ऑन राइनो। ठीक है, तो इंडिया वाली जो स्पीसीज है दिस इज द लार्जेस्ट वन, और यूएनएससी IUCN की वनरेबल लिस्ट में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसके शेड्यूल 1 में आता है, और इसके शेड्यूल 1 में जो भी आते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम काजीरंगा, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी जो है ये पाए जाते हैं। हालांकि पवित्रा के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ राइनोज हैं वो आपके काजीरंगा में मिलते हैं। ध्यान रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पवित्रा में हाईएस्ट डेंसिटी है, काजीरंगा में हाईएस्ट नंबर्स हैं, क्योंकि काजीरंगा का एरिया बहुत बड़ा है। पवित्रा का एरिया काफी छोटा है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं। 85% ऑफ ग्लोबल इंडियन राइनोज पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन आसाम। 85% तो आसाम में ही मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आसाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आता है दिब्रू सिकोहा नेशनल पार्क, ये आपका आता है लोखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है, ये है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पे देखिए भैया, ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। मॉनसून के दौरान ब्रह्मपुत्रा रिवर में जब फ्लड आती है तो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर भी पानी घुस जाता है। पिछले कुछ सालों से कुछ फ्लडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, और काफी सारे वर्ल्ड ऑन ये जो वन ऑन राइनोज हैं वो बेचारे फ्लडिंग में ही मारे जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बहुत समस्या है। उसके आगे थोड़ा सा आप जाओगे तो यहाँ पे आपको आ जाता है ओरांग नेशनल पार्क। थोड़ा सा और उससे आप वेस्टर्न साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्रा लाइफलाइन भी है, और ब्रह्मपुत्रा कभी कभी आपके लाइफ के लिए खतरा भी हो जाती है जब फ्लडिंग वगैरह आता है। चलिए अगली जो न्यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग कोविड डेथ से रिगार्डिंग। अभी 50,000 रुपीज फॉर ईच कोविड डेथ, ये किसने कहा है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो भी इंसान कोविड डेथ से मरा है कोविड से, उसके नेक्स्ट किन को, मतलब उसके फैमिली मेंबर को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज रिकमेंडेड पेमेंट ऑफ 50,000 रुपीज। आपको पता है कि पिछले साल एक PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि हर मरने वाले को 4 लाख रुपए दिए जाएं, क्योंकि ऐसा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो 2005 में हम लोगों ने पास किया था। 2005 में जो हम लोगों ने पास किया था उसमें एक सेक्शन 12(3) है जो कहता है कि एक्स ग्राशिया असिस्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ द डैमेज टू हाउसेज एंड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द मीन्स ऑफ द लिवलीहुड। मतलब अगर किसी डिजास्टर की वजह से, अर्थक्वेक भी हो सकता है, फ्लडिंग भी हो सकता है, साइक्लोन्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, अगर उसकी वजह से किसी का घर टूट गया है तो आप उसको डैमेज दोगे। किसी के अगर लिवलीहुड चला गया है तो उसको आप जॉब दोगे, और अगर किसी की जान चली गई है, लॉस ऑफ डेथ हो गया है, तो आप उसको फाइनेंशियली, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स को असिस्टेंस दोगे, एक्स ग्राशिया असिस्टेंस इसके अंदर लिखा हुआ है। अब एक्स ग्राशिया का मतलब क्या होता है? एक्स ग्राशिया का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग है, ध्यान रखना। एक्स ग्राशिया डजंट मीन लीगली बाइंडिंग। एक्स ग्राशिया इज लाइक अ फेवर कि गवर्नमेंट आपको दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, ये लीगल नहीं है। तो ऐसा ही जब ये PIL डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तभी आर्गुमेंट दिया गया था। सरकार ने कहा था देखिए सर, एक्स ग्राशिया का मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ये एक फेवर होता है। और ऐसा हुआ कि 2015 के अंदर जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने कहा था कि जिस आदमी की भी जान चली जाएगी डिजास्टर में, उसको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा पहले भी हम आपको एडिटोरियल में करवा चुका हूं, बहुत अच्छे से डिटेल में, मुझे याद है, मैडम ने भी आपको करवाया था, वो भी मुझे याद है। 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा 2015 में बोला था। अब ठीक है, साइक्लोन वगैरह से इतनी ज्यादा डेथ नहीं होती हैं। जब कोविड की वजह से इतनी लाखों में डेथ हो गई तो किसने PIL डाल दी, और उसने कहा कि देखिए आपने 2015 में खुद बोला था कि 4 लाख रुपए दोगे, इसलिए आप 4 लाख रुपए दीजिए। सरकार ने कहा भैया हर आदमी को 4 लाख रुपए देने लगेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ हाई फंड्स। उसने सुप्रीम कोर्ट में भी यही बोला था कि 4 लाख देने की मेरी औकात नहीं है।
स्टेट के पास भी औकात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा खर्च हो गया वैक्सीन में, हॉस्पिटलाइजेशन में, ऑक्सीजन सप्लाई करवाने में, तो 4 लाख रुपए तो हमारे पास नहीं है। फाइनली सरकार ने 50,000 रुपए के ऊपर अग्री किया है कि हर मरने वाले को 50,000 रुपए दिए जाए, मतलब उसके फैमिली मेंबर को, उसके जो बेटा बेटी वाइफ जो भी हैं उनको वो दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा मामला यहाँ पे था। और देगा कौन? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से उनको दिया जाएगा। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर जो पैसा देता है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ही देता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 12(3) है ये काफी कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पास हुआ था इंडिया में। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो कंकरेंट लिस्ट है एंट्री 23, उसके तहत उसमें क्या बोला गया है? सोशल सिक्योरिटी एंड द सोशल इंश्योरेंस, इसके तहत हम लोगों ने इसको पास किया था। ये आपने याद रखना है, एंट्री 23 ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 टीयर में इसका स्ट्रक्चर होता है। नेशनल लेवल पे आपको पता ही है, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, चीफ मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं और दूसरे 8 मिनिस्टर जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो सब इसके मेंबर होते हैं स्टेट के अंदर। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो वहाँ के डीएम होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो इसके हेड होते हैं। आपका जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आप भी इसके हेड बनोगे जब आप सर्विस ज्वाइन करोगे। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो आपके लिए जरूरी था, क्योंकि जीएस पेपर 3 में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, तो सरकार कितना पैसा देगी? 50,000 रुपए देगी, 4 लाख रुपए नहीं देगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि भैया, और अभी तो ये डिजास्टर गया भी नहीं है, अभी तो कंटिन्यूस डिजास्टर है, तो फ्यूचर में सरकार को और पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है ना, तो 4 लाख रुपए नहीं दे सकती, सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया है। चलिए, अगली जो न्यूज आती है वो आती है कोविशील्ड फाइन बट नॉट इंडियन सर्टिफिकेशन। देखिए, कल मैंने आपको करवाया था, इंडिया को एम्बर लिस्ट में रखा हुआ है। एम्बर लिस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन यूके में ट्रेवल करता है तो उसको वहां पे जाके 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी है। ये आपको पता था? क्यों? क्योंकि यूके कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर आप इंडिया से कोविशील्ड लगवा के ब्रिटेन में गए हो तो आपको अनवैक्सीनेटेड डिक्लेयर किया जाएगा, आपको अनवैक्सीनेटेड ट्रीट किया जाएगा। अब इंडिया ने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद यूके ने कहा कि देखिए सर, मुझे कोविशील्ड से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोविशील्ड को ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ एक्सेप्ट कर चुका है। मुझे कोविशील्ड से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है सर्टिफिकेशन से। सर्टिफिकेशन से देखिए क्यों प्रॉब्लम है? आप सबको पता है, हमें पता है, मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे लोग इंडिया में कोविड का सर्टिफिकेट जो नेगेटिव होता है वो फर्जी बनवा लेते हैं, फेक बनवा लेते हैं। किसी को 500 रुपए दो, आपके हाथ में नेगेटिव सर्टिफिकेट आपका आ जाता है। ये उनको भी पता है। और इंडिया में केस अभी भी काफी ज्यादा हैं, मतलब 30 से 40,000 तो केस अभी भी इंडिया में आ ही रहे हैं, साउथ इंडिया में स्पेशली। तो पहली बात तो केस बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे करप्शन और फ्रॉड भी होता है। ये बात उनको भी पता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि सर हमें आपके सर्टिफिकेशन से प्रॉब्लम है, कोविशील्ड से प्रॉब्लम नहीं है। अब सरकार देखिए, वो खुद को खुल के तो नहीं कह सकते कि आपकी कंट्री में करप्शन होता है, फ्रॉड होता है, लोग नकली सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। तो उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया है कि क्योंकि सर आपकी कंट्री के अंदर अभी भी बहुत सारे केस आ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के, इसीलिए हम आपको अनवैक्सीनेटेड डिक्लेयर करेंगे। हालांकि सरकार ने अभी भी इसमें ऑब्जेक्शन उठाया है, लेट्स सी क्या होगा। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे नकली सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, सबको पता है। इसमें आपके भी कोई ना कोई नोन होंगे आसपास जो आपको बोलते हो, अरे सर्टिफिकेट का क्या है, वो तो वैसे भी मिल जाता है। कितने सारे हमारे यहाँ पे स्कैम होते हैं, यूपी में, कर्नाटका में कितना बड़ा स्कैम हुआ नकली सर्टिफिकेट वगैरह का, है ना। तो इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है। चलिए, अगली जो न्यूज आती है वो आती है WHO टाइटन्स ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म। WHO टाइटन्स ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म, यानी कि जो एयर क्वालिटी को मेजर करने की जो रिक्वायरमेंट थी, अभी उसको और ज्यादा टाइट यहाँ पे कर दिया है। थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूं मैं। चलिए देखिए, ये वाले जो नॉर्म आपको पहले कॉलम में नजर आ रहे हैं वो हैं WHO वाले, दूसरे जो थर्ड वाले कॉलम यहाँ पे नजर आते हैं वो हैं इंडिया वाले, और जो बीच में है वो है अपडेटेड। PM 2.5 एनुअल मीन होना चाहिए 10, इंडिया वाले कहते हैं नहीं हम तो 40 करेंगे। PM 2.5 इज ऑल्सो पोल्यूटेंट। WHO का जो स्टैंडर्ड है वो है 10 पार्ट्स पर मिलियन, इंडिया वाले कहते हैं नहीं 40 ठीक है हमारे लिए।
जब PM210 की बात करते हैं 24 आवर मीन, WHO कहता है कि 50 ही अलाउड है, इंडिया वाले कहते हैं नहीं नहीं 100 अलाउड है। ऑलरेडी इंडिया वाले जो हमारा नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है NAAQS बोलते हैं जिसको, ऑलरेडी हम लोग WHO की रिकमेंडेशंस को नहीं मानते हैं, ऑलरेडी हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। लेकिन WHO ने जो अभी अपडेट किया है अपने स्टैंडर्ड को, तो क्या इसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही नहीं मानते। हम पिछले रिकमेंडेशन को नहीं मानते, अपडेटेड तो क्या ही मानेंगे। लेकिन जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो डेफिनेटली इसको कंसिडर किया जाएगा। इसलिए कुछ लोग इससे खुश हैं कि WHO ने उसको अपडेट किया है। हालांकि प्रैक्टिकल इंडिया में कोई इसका बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई इसका इंपैक्ट नहीं होने वाला है, बट स्टिल पहली बार जो ये अपडेट किया था WHO ने, वो किया था 2005 में, सबसे पहली बार इसको इशू किया था। अभी 15 साल के बाद इसको अपडेट किया है। इंडिया में जो एयर क्वालिटी, जो एयर एक्ट जिसको बोलते हैं, एयर एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, इसको पास हुआ था 1981 में। याद रख लेना, 1981 में एयर एक्ट इंडिया में पास हुआ था। और सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड है, वो इसकी एक नोडल एजेंसी है जो कि पोल्यूशन के रिगार्डिंग सारी चीजें देखता है। CPCB ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक प्रोग्राम चलाया जिसे कहा गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम इसका क्या टारगेट है? इसका टारगेट है कि हम लोग 2024 तक इंडिया में जो एयर पोल्यूशन है उसको 20% से 30% तक कम कर देंगे। दैट इज द टारगेट इन 122 सिटीज। ये हर फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। What is the year? 2024. How many cities? 122 cities. What is the percentage? 20 to 30%. National Clean Air Program. नेशनल कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2019। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बात यह है कि जो ये टारगेट इन्होंने रखे हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। दीज टारगेट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। उसके बाद इंडिया ने क्या किया? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS 2009 में इसको लॉन्च किया बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये क्या करता है? कुछ गैसेस होती हैं, उनके बेसिस पे पोल्यूशन को मेजर करता है। उसके बाद 2014 में इंडिया ने एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लेके आए ताकि आम आदमी आम भाषा में समझ सके कि कितना पोल्यूशन है और कितना नहीं है। देखिए, इस तरह के बोर्ड आपको भी अपनी सिटी में दिखे होंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, तो ये आपको दिखा होगा। वहां पे आपको बता देता है कलर वाइज कि आपके यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल कितना है। देखिए, ये दिल्ली से ही लिया गया है, चाणक्यपुरी एरिया में कुछ दिन पहले गया था मैं, वहां से ये पिक्चर लिया गया था। अब ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है? कुछ गैसेस के बेसिस पे आपको बताता है। कौन कौन सी गैसेस हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। ये पोल्यूटेंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये हमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है कि आपके पर्टिकुलर एरिया में कितना पोल्यूशन है। और स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में हमने शुरू किया था, उसके अंदर भी हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। और इसको बनाने वाला कौन है? IIT कानपुर। याद रहेगा, इसके अंदर एक कलर स्कीम होती है। कलर के हिसाब से आप बता सकते हो कि कितना पोल्यूशन है, कलर के हिसाब से। कलर के हिसाब से भी, और इन्होंने अपना एक वो रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रखा हुआ है, जैसे गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पीवर और सीवर। तो 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड इन्होंने रखे हुए हैं। और कलर ग्रेडिंग भी है। देखिए, ग्रीन है, पिंक है, येलो है, रेड है, और ये पता नहीं कौन सा कलर है नीचे वाला, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि कौन सा कलर कितने पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। अगर आपके एरिया में ग्रीन है, इसका मतलब वहां पे पोल्यूशन नहीं है, एयर क्वालिटी अच्छी है। तो ये तो गैस याद रखनी है। कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था? IIT कानपुर के ने इसको बनाया था, फॉर्मूला को। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं गया हूँ, आपको ये फैक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन आपको इसमें बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ने की भी जरूरत है। टॉपिक बहुत छोटा था, लेकिन क्योंकि पहली बार हम इस टॉपिक को कर रहे हैं अपनी क्लास में, इसलिए थोड़ा सा डिटेलिंग जरूरी है। फ्यूचर में इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। चलिए, अगली जो न्यूज आती है वो आती है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है श्री
पद्मनाभा ट्रस्ट की प्ली, देखिए ये जो पद्मनाभम जो टेम्पल है ना, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये कहाँ पे है? केरला में है, त्रिवंतपुरम में। एक्चुअली त्रिवंतपुरम का नाम ही इनके ऊपर पड़ा हुआ है। जो अनंत, यहाँ पे जो गॉड अनंत हैं, उनके बेसिस पे त्रिवंत, देखा अंत है ना, तो अनंतपुरम का नाम पड़ा है। किसने इसको बनाया था ये हमें नहीं पता है। पूरा मामला क्या है आपको बता देता हूँ। पूरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि टेम्पल का जो भी अकाउंट है उसको ऑडिट किया जाए, और सिर्फ टेम्पल के अकाउंट को ही नहीं, जो यहाँ पे ट्रस्ट है श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल ट्रस्ट, इसके अकाउंट को भी ऑडिट किया जाए, क्योंकि यही जो ट्रस्ट है जो इसके पूरे अकाउंट को मैनेज करती है, डे टू डे, मंथली, ईयरली मैनेज करती है। अब जब इसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये चले गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली कि सर आप ऐसा करिए, टेम्पल को ऑडिट कर दीजिए, हमें ऑडिट मत करिए, क्योंकि सबको पता है कि ट्रस्ट के अंदर क्या क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, टेम्पल के अकाउंट भी ऑडिट होंगे और ट्रस्ट के अकाउंट भी ऑडिट होंगे। इसीलिए ये टेम्पल काफी समय से न्यूज में है, क्योंकि ये न्यूज में है इसलिए हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि हम तो न्यूज हंटर हैं भैया, न्यूज जहां पे मिलेगी एग्जाम के लिए उसको निकाल लेंगे। तो ये जो टेम्पल है त्रिवंतपुरम में सिचुएटेड है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप ये आप कह सकते हो। याद रहेगा सबको ये। चलिए, यहां पे जो गॉड हैं, जो अनंत जो यहाँ पे गॉड हैं, वो कौन सी मुद्रा में लेटे हुए हैं? अनंत संयमम, ठीक है, संयम जिसको बोलते हैं अनंत संयम। ये पोस्चर होता है स्लीपिंग पोस्चर होता है, योगा स्लीपिंग पोस्चर होता है। ये पोस्चर भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से पोस्चर में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द पोस्चर, लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं, और इनके ऊपर जो है वो शेष नाग है, इन्हीं को अनंथा कहा गया है। ठीक है, जो ये शेष नाग हैं तो ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये 3 कुंडली मार के बैठे हैं। देखिए यहाँ पे 3 कुंडली, राजस, तमस और जो भी होता है, एक राजस होता है, एक तमस होता है, एक तत्व, 3 तरह के होते हैं ना, और ये 5 हमारी इंद्रियां होती हैं, तो उनको डिनोट करता है। इतनी ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बट एनीवेज ये जो टेम्पल बनाया गया है कौन सी आर्ट के ऊपर बनाया गया है? द्राविडियन स्टाइल। जो टेम्पल आर्किटेक्चर है द्राविडियन स्टाइल, हमारे पास जो है एक नागरा स्टाइल होता है, एक द्राविडियन स्टाइल होता है, और एक वेसरा स्टाइल होता है। द्राविडियन स्टाइल की क्या खास बात होती है कि यहाँ के जो भी टेम्पल्स होते हैं उनके ऊपर हाई वॉल्स होती हैं, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। एक खास बात और होती है गोपुरम। गोपुरम होता है गेट, जैसे ही आपको नजर आ रहा है ये गोपुरम है, ये गेट है, जिस गेट से आप एंट्री करते हो। तो ऐसे चारों तरफ छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े गोपुरम आपको मिलते हैं। ये साउथ इंडिया के यानी कि जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल होते हैं उनकी खास बात होती है। नॉर्थ इंडिया में गोपुरम नहीं मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया की खास बात होती है शिखर, शिखर खास बात होती है। साउथ इंडिया वालों में ये गोपुरम खास बात होती है। साउथ इंडिया वाले टेम्पल में आपको शिखर बहुत ऊंचे नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े नहीं मिलते हैं, गोपुरम बहुत ज्यादा स्टाइलिश होते हैं, और इनके चारों एक दीवार भी होती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा नागरा स्टाइल है, जहां पे इस तरह का आपको ये कलश देखने को मिलता है। कलश मतलब शिखर देखने को मिलता है, शिखर मतलब चोटी होता है ना। लेकिन यहां पे जो साउथ इंडिया वालों में जो शिखर होता है उसको बोलते हैं विमान। क्या बोलते हैं? विमान। इनमें भी थोड़ा फर्क होता है। साउथ इंडिया वाले यानी कि द्रविडियन स्टाइल में जो विमान होते हैं वो थोड़ा पिरामिड वाली शेप के होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, यूं थोड़ा पिरामिड टाइप के होते हैं। जो नागरा स्टाइल के होते हैं वो पिरामिड टाइप के नहीं होते हैं, वो थोड़ी लाइन टाइप की इस तरह के होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। द्रविडियन स्टाइल में जो टेम्पल होते हैं बेसिकली उनके अंदर मेजरली आपको एक पोंड देखने को मिलता है, मंदिर के अंदर ही एक तालाब देखने को मिलता है पानी वाला, वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ खास चीजें होती हैं। कई बार आप जो साउथ इंडिया के टेम्पल में जाते हो, द्रविडियन स्टाइल वाले में जाते हो, तो जो डेटी होता है, मेन डेटी उस मंदिर का, वो गर्भगृह में होता है, गर्भगृह में। और गर्भगृह से बाहर थोड़ा सा आप जाओगे ना, आपको द्वारपाल नजर आते हैं। द्वारपाल मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द डेटी। साउथ इंडिया में ये मिलता है, मेजर फीचर है। नॉर्थ इंडिया में ये ज्यादा बड़ा मेजर फीचर नहीं है, कभी कभी किसी किसी टेम्पल में आपको देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, बाकी आप खुद पढ़ ही लोगे, है ना। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, शोर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। ये तो एग्जाम में यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडिया जो नॉर्थ इंडिया में जो होते हैं नागरा स्टाइल में होते हैं, यहाँ की खास बात होती है, यहाँ पे जो डेटी होता है ना, ये गर्भगृह होता है। गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा होता है। लेकिन द्रविडियन स्टाइल में ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है द्रविडियन स्टाइल में कि गर्भगृह के ऊपर जो विमान होता है वो सबसे छोटा होता है, जबकि दूसरे विमान बड़े होते हैं।
और गोपुरम तो खैर बड़ा होता ही है जो गेट के ऊपर होता है, तो थोड़ा सा इनके फीचर में फर्क होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे 2-4 एग्जांपल बता दो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के, तो मजा आ जाएगा बात का। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग करने वाले हैं आज का एडिटोरियल सेक्शन। आज का एडिटोरियल क्या कहता है, सी लेवल राइज इज सर्टेन, मतलब सी लेवल तो बढ़ने वाला है भैया, ये बात तो पक्की है। दिस इज सर्टेन, कौन कह रहे हैं, सुजाता जी कह रही हैं। और सुजाता जी भैया इज अ साइंटिस्ट हैं हु स्टडीज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका पूरा जिंदगी इसी बात में गुजर गया है, तो ये क्या कहना चाहती हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात तो पक्की है कि सी लेवल राइज इज सर्टेन, हमारे हाथ से ट्रेन छूट चुकी है, वो ऑलरेडी छूट चुकी है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें आप उसको आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं और कोशिश ही जारी है। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी हमने यही कहा कि कोशिश करके देखिए कि टेम्परेचर को आप अगर कर सको कंट्रोल तो करिए। रिसेंटली इंटर गवर्नमेंटल आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट निकाली, अपनी असेसमेंट रिपोर्ट, और जिसका टाइटल था द फिजिकल साइंस बेसिस क्लाइमेट चेंज 2021, ये टाइटल है और ये इसकी टैगलाइन है द फिजिकल साइंस बेसिस। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है, सीधा सीधा कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज सर्टेन, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, सीधा सीधा इन्होंने कहा है। अब आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में 5 सिनेरियो कंसिडर किए हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं और जो प्रेजेंट में हो रहे हैं। तो जो अलग अलग रीजन्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, एक तो लो और वेरी लो, दो तो ये हो गए, मतलब ऐसे एरिया जहां पे कार्बन CO2 का एमिशन बहुत कम होता है। एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है हाई और वेरी हाई। तो ये 5 सिनेरियो हैं। लो और वेरी लो के अंदर उन एरियाज को रखा गया है जो 2050 तक नेट जीरो तक पहुंच जाएंगे। नेट जीरो का मतलब होता है कि उसके बाद वो ना तो CO2 को ऐड करेंगे और ना ही, मतलब जितना CO2 को ऐड करेंगे उतना ही उसको एब्जॉर्ब करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो। और 2050 के बाद ये ओवरऑल CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे ज्यादा। उनको रखा गया है लो कैटेगरी के अंदर, वेरी लो कैटेगरी के अंदर। और हाई के अंदर उनको रखा गया है जो अपने प्रेजेंट लेवल से डबल या ट्रिपल CO2 को रिलीज करेंगे। और इंटरमीडिएट वाला तो इनके बीच का ही हो गया। तो आईपीसीसी ने यह कहा कि अगर पूरी दुनिया में जल्दी से जल्दी लो और वेरी लो रीजन्स हो जाएं, मतलब पूरी दुनिया अगर 2050 तक नेट जीरो तक पहुंच जाती है, तो शायद 1% चांस है कि ग्लोबल वार्मिंग कैटास्ट्रोफिक लेवल तक ना पहुंचे। इंटरमीडिएट और वेरी हाई में तो भैया आप कुछ कह ही नहीं सकते, फिर तो आप छोड़ ही दीजिए उम्मीद, वो बात है। ऑलरेडी जो वर्ल्ड एवरेज टेम्परेचर है वो 1.09 डिग्री हाइयर हो चुका है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। पहले हो रहा है ये, और इसका आप रोक नहीं सकते हो, रिवर्स तो आप कतई नहीं कर सकते हो, कम से कम और ज्यादा बढ़ने से रोकिए। ऑलरेडी 1.09% प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा हो चुका है। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी जाते हो फिर भी आपका 2% से ज्यादा होने वाला है अप टू 2050। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स आपको रियल पिक्चर दिखाते हैं। कई स्टूडेंट को फैक्ट्स पसंद नहीं होते, लेकिन आपके एग्जाम में जो इवैल्यूएटर होता है उसको फैक्ट्स बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि फैक्ट्स आपकी स्टेटमेंट को वेट देते हैं, फैक्ट्स आपकी स्टेटमेंट को और ज्यादा वजन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर अपनी स्टेटमेंट को फैक्ट से बैक करते हो ना, तो समझ लो आपके आंसर के अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। इसीलिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। कोई आपको ये कहता है कि मेंस में फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये गलत है। वो फैक्ट्स में मेंस में भी फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेटमेंट में कौन सा फैक्ट देना है। गेटिंग दिस पॉइंट। अगर आप इन फैक्ट्स को बता दोगे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये फैक्ट्स दिए गए हैं, तो आपके आंसर के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। 1850 से में जो CO2 का जो परसेंटेज था वो था 285 ppm पार्ट्स पर मिलियन इन आवर एयर एटमॉस्फेयर, जो अभी पहुंच के 410 हो चुका है। मतलब 1850 से लेके अभी तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड कर दिया है। और CO2 क्या है भैया, ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आईपीसीसी रिपोर्ट।
ठीक है, फैक्ट पता होने चाहिए। 5 सिनेरियो हैं, लो, वेरी लो, इंटरमीडिएट, हाई और वेरी हाई। लो का मतलब होता है नेट जीरो अप टू 2050 और बाकी ये आपको पता ही है 2 डिग्री सेंटीग्रेड मिड सेंचुरी तक पहुंच जाएगा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो। तो ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, लिख लेना कहीं नोटबुक में, मेंशन करने के काम आएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? दुनिया में लगभग 700 लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो कि 21st सेंचुरी में और 22nd सेंचुरी में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो जब सी लेवल बढ़ जाएगा 21st और 22nd सेंचुरी में, तो यहाँ पे क्या होगा इन लोगों का? यहाँ पे तो फ्लडिंग आने वाली है। फ्लडिंग आएगा तो जान माल का नुकसान भी होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान भी होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक तो ये बात हो गई। सी लेवल विल कंटिन्यू आफ्टर एमिशन नो लॉन्गर इंक्रीजेस। अगर आपने एमिशन को जीरो भी कर दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, अगर आपने 2050 तक ओवरऑल एमिशन को जीरो भी कर दिया, उसके बावजूद भी सी लेवल राइज होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि उसका इंपैक्ट थोड़ा लेट नजर आता है। ओशियंस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, काफी लंबे समय तक एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इसका इंपैक्ट आपको बाद में नजर आता है। क्योंकि ओशियन जो वाटर होता है या कोई भी वाटर, वो हीट को बड़ा स्लोली एब्जॉर्ब करता है। अगर आपने 2050 तक भी जीरो कर लिया तो भी इसका इंपैक्ट आपको 2070 2090 में नजर आएगा। इसीलिए एक्सपेंशन तो होगा ही होगा। और जो सी लेवल राइज होता है वो किसकी वजह से होता है? एक्सपेंशन की वजह से होता है, क्योंकि वाटर गर्म होने के बाद एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है। और सबसे ज्यादा जो सी लेवल है वो एक्सपेंशन की वजह से होता है। उसके अलावा जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे उसकी वजह से होगा। उसके अलावा जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जो आइस है वो मेल्ट होगी, उसकी वजह से होगा। लेकिन सबसे बड़ा रीजन होता है एक्सपेंशन। ठीक है, ऑलरेडी बिटवीन 1901 और 2018 हमारा जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो 0.2 मीटर बढ़ चुका है। और अगर यही हालत हमारी रही तो ये फ्यूचर में और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। बिटवीन 2001 एंड 2071 एवरेज बढ़ा 1.3 mm पर ईयर और 2006 से लेके 2018 तक बढ़ा 3.7 mm पर ईयर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 2006 के बाद कितना स्पीडली हमारा वर्ल्ड जो वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है। रेडी दिस पॉइंट? आइस शील्ड जो है वो भी डिस्टेबलाइज हो जाएंगी। आइस शील्ड का मतलब ये होता है जैसे अंटार्कटिका में जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े आइस शील्ड्स हैं, धीरे धीरे वो भी मेल्ट होने लगेंगी। इसे कहते हैं मिसी। इस प्लेटफॉर्म को जो है एक मिसी कहते हैं। ठीक है, मरीन आइस स्टेबिलिटी, मरीन आइस शील्ड इंस्टेबिलिटी। हाँ, मरीन आइस शीट इंस्टेबिलिटी मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंटार्कटिका में जो भी ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होंगे और वो वाटर कहाँ पे ऐड होगा? ओशन में ऐड होगा, जिससे हमारा वाटर लेवल राइज हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की एमिशन गैप की रिपोर्ट क्या कहती है कि भैया 2100 तक 3% राइज हो सकता है। वो तो और भी ज्यादा डरा रहे हैं हम लोगों को। और पेरिस क्लाइमेट क्या कहता है कि हम लोगों को 1.5 पे ही कंट्रोल करना है। फर्क देखिए कितना सारा है। करना तो हमें 1.5 है लेकिन पहुंचेगा 3% तक अगर इसी एमिशन के लेवल से हम लोग चलते रहे। तो थोड़ी फैक्चुअल एडिटोरियल है लेकिन ये फैक्ट्स आपको रियल पिक्चर दिखाते हैं, अगर रियल पिक्चर देखनी है तो हमेशा फैक्ट के थ्रू जाया करो। चलिए, अब इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा जो हमारे एडिटोरियल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इंडिया में कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और कोस्टल एरिया में क्या आता है? स्टॉर्म्स आ जाते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, हैवी रेनफॉल होता है, फ्लडिंग आती है। अगर हमारे इंडियन ओशन में अगर सी लेवल 0.1 मीटर से 0.2 मीटर भी राइज हो गया ना तो भी यहाँ पे वाइड स्प्रेड फ्लडिंग आने वाला है। तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं अरे अभी तो हमारे पास बहुत समय है 2100 तक, अभी तो हमारे पास 60-80 साल का समय है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, पॉलिटिशियन लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो ऊपर आपको चीजें बताई है ना मॉडल, वो फिक्स नहीं है 2100, वो उससे पहले भी आ सकता है। क्योंकि जो मॉडल होते हैं ना क्लाइमेट चेंज को मेजर करने के लिए, इनके अंदर बहुत सारी एरर्स होती हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि 2100 तक का आपके पास समय है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2100 ही हो, उससे पहले भी हो सकता है। तो काफी एरर होती है उसके अंदर। तो पॉलिटिशियन लोगों को सोचना चाहिए कि नेक्स्ट 60 to 80 ईयर्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ भी समय नहीं है, इसलिए आज ही आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या करेंगे? जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है।
लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसको स्ट्रिक्ट करने के बजाय उसको लैक्स कर रही है, उसको ढीला कर रही है। मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा परमिशन दे रही है कोस्टल एरिया में कंस्ट्रक्शन करने का, जबकि होना चाहिए उसका उल्टा। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा जो कोस्टल एरिया में जो हमारी कम्युनिटीज रहती हैं, आप उनको एडवांस में वार्निंग दीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ट्रेनिंग दीजिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस कीजिए। तो क्लाइमेट चेंज को अगर आपने या कोस्टल एरिया के लोगों को अगर आपको बचाना है तो आपको रिट्रीट करना पड़ेगा। रिट्रीट इन द सेंस कि आपको पीछे हटना पड़ेगा रादर देन आगे जाने के बजाय। देखिए नीदरलैंड क्या करता है, नीदरलैंड ना बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बना देता है ओशियन के चारों तरफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। अच्छी स्ट्रेटेजी जो तब होती है जब आप कोस्टल एरिया रेगुलेशन को रेगुलेट करते, वहां पे कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करते और लोकल एरिया के लोगों को ट्रेनिंग करते। दैट इज द मेजर थिंग। तो आपको जो लो लाइंग एरिया है जैसे मुंबई कलकत्ता है ना, ये कोस्टल एरिया जो है, यहाँ पे आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाने की जरूरत है। अगर आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछूं तो मेंस में जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे, इन द बैकड्रॉप ऑफ आईपीसीसी रिपोर्ट डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज on climate change with examples। आगे लिख सकता है डिस्कस द vulnerability ऑफ इंडिया, 150 वर्ड्स। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो मेजर पार्ट आपका इस आर्टिकल से, एडिटोरियल से हैंडल हो जाएगा। इन द बैकड्रॉप ऑफ आईपीसीसी रिपोर्ट डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट चेंज विद एग्जांपल्स, डिस्कस द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया, जो इस एडिटोरियल में आपको मेंशन किया हुआ है। तो आपको यही चीजें बतानी है और जो मैंने आपको बताया है वही चीज आप यहाँ पे लिखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल रीडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो इसको पढ़ लीजिए, समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना करवाया है दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।